हेलो स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस 2023 का जो जीएस सेकंड का पेपर है उसके क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। बट क्वेश्चंस को एनालाइज करने से पहले जो बच्चे कम्प्लीटली फ्रेशर हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो स्टूडेंट्स आप अपना जो मेंस का जो सिलेबस है उसे ज़रूर से देखिए, बार बार उसको देखिए जब भी आप न्यूज़पेपर्स को रीड करते हो कि कहाँ पे हम मेंस के सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जीएस सेकंड के बारे में बात करें तो 3 पार्ट्स के अंदर आप इसको मेजरली आप इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो आपको सिलेबस काफ़ी वास्ट है। 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको जो सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस का जो सेक्शन है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। और इंटरनेशनल रिलेशन, इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर में ये कम्प्लीटली जो जीएस सेकंड का जो पेपर है वो डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर में, और ये कैसे हमारी डेमोक्रेसी का जो प्री रिक्वेसाइट है, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को 2 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक हमारा जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसके पर्सपेक्टिव में आप अपना जो आंसर है उसको डिवाइड कीजिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जिसके अंदर है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि हमारे यहाँ पे जो जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है जिसके अंदर भी आपको जो लेजिस्लेटिव का जो पार्ट है उसका आपको इंटरफेरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि जो एनजीएससी का केस का जिसके अंदर गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। इसके अलावा स्टूडेंट जो रिमूवल प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। तो ऐसे कुछ जो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में आप अपना जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसे डिफाइन कीजिए। अब ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कैसे हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसके लिए प्री रिक्वेसाइट है, उसका यहाँ पे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली हमारे जो सीजीआई सर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है जब इंस्टीट्यूशंस सर्वाइव करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आप देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी का काम है जो फ्री एंड फेयर यहाँ पे जो फेयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाए। कैग का काम है कि कम्प्लीटली ऑडिट किया जाए, यहाँ पे कम्प्लीटली जो एनालाइज है वो किया जाए गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं उनका। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइवल के अंदर आती है। तो जो हमारी जुडिशरी है उसके द्वारा कैसे डेमोक्रेसी का जो सर्वाइवल है वो किया जाता है उसके बारे में आप देखिए कि जो यहाँ पे फ्री एंड फेयर जो ट्रायल्स हैं, फ्री एंड फेयर का जो हमारे यहाँ पे जो ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, जो चेक एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव के ऊपर बनाया जाता है जुडिशरी के द्वारा, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इंश्योर करती है। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अगर सर्वाइव करेगा जुडिशरी का तो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव करेगी, क्योंकि जुडिशरी इज ओनली द बीकन ऑफ होप फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। इस तरीके से आप अपना जो आंसर है उसको यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लीगल फ्री एड के बारे में बात की गई है कि कौन ऐसे पर्सन है जिनको ये जो फ्री लीगल एड है वो दी जाती है। आप देखिए कि पॉलिटी का पेपर है, तो आप हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जो कमेटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए अपने आंसर के अंदर में। यहाँ पे आप कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर में आर्टिकल 39A के थ्रू कि फ्री लीगल एड एंड एडवाइस को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन लोग इस लीगल एड एंड एडवाइस को यहाँ पे इंश्योर करते हैं एंड इसको यहाँ पे रिसीव करते हैं। तो बेसिकली जो वल्नरेबल सेक्शंस है जिनका अपलिफ्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उनको यहाँ पे इसको रिसीव किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो नालसा है उसके द्वारा लीगल एड एंड एडवाइस है उसको भी प्रमोट किया जाता है। काफ़ी सारे जो रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके अंदर में कि जो पुअर पीपल हैं, वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनको लीगल एड एंड एडवाइस है वो प्रोवाइड की जा सके। अब नालसा के इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बात किया गया है कि 1987 के समय ये नालसा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया, और एडीआर के थ्रू या जो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू यहाँ पे
हमारे जो जुडिशरी है, या हम बात करें कि जो वल्नरेबल सेक्शन को लीगल एड एंड एडवाइस का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर काफ़ी अच्छा एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहा है नालसा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर है उसको यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका जो फंक्शनिंग है या जो फाइनेंशियली है इस सेक्टर के अंदर में इंडियन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स है वो रिलेक्टेंट नहीं है कि इनको एम्पावर किया जाए इन दोनों सेक्टर्स के अंदर में। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो आप इंट्रोडक्शन तो बेसिकली वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो कि जो यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज़ को। बट प्रेजेंट समय में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं कंटिन्यू सफ़र कर रही हैं ऑन द 3 ऐप का जो फंक्शन है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज के कॉन्सेप्ट के थ्रू में। यहाँ पे जो सुमित बोस कमेटी है उसको भी आप कोट कर सकते हो कि सुमित बोस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इनको प्रॉपर वे में जो फाइनेंस है वो अवेलेबल किया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा भी अलोकेट किया जाता है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो उन सभी को आप कोट कीजिए कि कैसे जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है, जो फंड का जो क्रंच है, लोअर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, उनका खुद के पास में कोई फंड ना होना, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो यहाँ पे कलेक्शन है वो काफ़ी कम है इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज़ का। म्यूनिसिपल बॉन्ड है वो भी कुछ ही यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो ही इशू कर सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिसके थ्रू आप यहाँ पे इस आंसर को अपने को इवोल्व कीजिए। सुमित बोस कमेटी एंड सभी के अपना आंसर है वो बता सकते हो। अर्बन लोकल बॉडीज़ ग्रास रूट लेवल के ऊपर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जो लोकल इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर सैनिटेशन है, किसी भी शहर को यहाँ पे साफ रखना, जिसके अंदर में आप देखिए कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का एक एग्जाम्पल है इंदौर नाम का सिटी। इंदौर नाम का सिटी एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसके द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया और अपनी सिटी को क्लीन बनाया गया है। वहाँ के जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो ऑफिसर अपॉइंट होते थे वो उनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है उसके पर्सपेक्टिव में उसको कंपेयर करना है, तो जो पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर एक प्रोविजन है इसके सिलेबस में, जीएस सेकंड के सिलेबस में, कि कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है और इंडियन जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडियन जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है, इंडियन जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है उसके बारे में अगर हम कंपेयर करें तो इंडियन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी इज द मिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री जेट सोवर्निटी इन द यूक्रेन, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी इन द ब्रिटेन, और इसके अलावा जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, तो यूएसए का जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है उन दोनों का मिक्सअप है। इंडियन यहाँ पे आपको जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है वो देखने के लिए मिलेगी उस तरीके से। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस जो बेसिकली क्वेश्चन है इसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पर्सपेक्टिव में बेसिक फ्रेमवर्क हैं, कुछ लिमिटेशन भी वो इम्पोज करता है। ब्रिटेन के अंदर में कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है और जुडिशियल रिव्यू का ना कॉन्सेप्ट होने की वजह से वहाँ पे जो स्टेट ही सुपर पावर जो पोजीशन है वो दी गई है, स्टेट को ही सुपर पावर की जो पोजीशन है वो दी गई है। तो आर्टिकल 13 के पर्सपेक्टिव में आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। हमारे यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे जो केस हैं जिसमें मिनेर्वा मिल्स केस है कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बाउंड ही होना है, आर्टिकल 13 है, 368 है, आर्टिकल 124 जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि चेक एंड बैलेंस करता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को। तो इसके पर्सपेक्टिव में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट जनवरी के मंथ के अंदर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई थी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, डेकोरम इन द हाउस है, उसका इम्प्लीमेंट करने वाले एक मेन पर्सन होते हैं। मेन ये पर्सन है जिनके द्वारा डेकोरम ऑफ हाउस, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर आपको विलफुल जो यहाँ पे डिस्ट्रप्शन है उनको यहाँ पे रोका जाता है। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। पार्लियामेंट का जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर भी जो डिस्ट्रप्शन है उसको यहाँ पे रोका जाता है इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा में। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग में आप बता सकते हो कि समय समय पे ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं डेट दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी, जिससे भी वो बिलोंग करते हैं, जब भी वो प्रिसाइडिंग चेयर के ऊपर हों। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ पे
इम्पार्शलिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में जो बेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है उसके बारे में मेंशन करना है। एचआरडीज के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इनएडुकेट अटेंशन दिया गया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जो इनएडुकेसी को यहाँ पे एड्रेस कर सकें। तो सभी सेक्टर्स के अंदर में जो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एजुकेशन है, जो आपका हेल्थ है, जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है उसके पर्सपेक्टिव में आप इस आंसर को एक्सप्लेन कीजिए और उसके जो भी एड्रेस करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसके पर्सपेक्टिव में आंसर को बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, उनका जो अब्यूज़ है उसको यहाँ पे उनका जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको रोका है। डोमिनेंट पोजीशन की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसके अंदर आप रिसेंटली जो गूगल के ऊपर जो फाइन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको आप कोट कर सकते हो। 2002 के समय जो कंपटीशन एक्ट के थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया जिसका मेन काम क्या है स्टूडेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है 1969 के एक्ट के थ्रू जो भी हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड की जो प्रैक्टिस हैं उनको बेसिकली 1969 के एक्ट के थ्रू उसको रोकना है। ट्रेड की जो प्रैक्टिस हैं जो यहाँ पे हैम्पर करती हैं ट्रेड को और सभी लोगों को जो कंपटीशन है जो बेसिकली सभी लोगों को जो यहाँ पे प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जा सके उसके रिगार्डिंग में है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आपको हर एक साल मेंस के अंदर देखने के लिए मिलता है कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस को ऐसे एक इम्पोर्टेंट टूल है। तो आप देखिए कि हमारा जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं वो मेंशन किए गए हैं सिलेबस के अंदर में, जैसे कॉलोनियलिज्म है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये जीएस पेपर 1 के अंदर आपको मिलेंगे। जीएस सेकंड के अंदर भी जो रोल ऑफ सिविल सर्विस है, इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। तो ई गवर्नेंस का जो डेफिनेशन है एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर वो आपको आती है तो आप उसको इंट्रोडक्शन के अंदर में अच्छे से यूज कर सकते हो कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो इसको हैम्पर करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका इफेक्टिवनेस के अंदर में, और कैसे इसको यूज किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव में। आप देखिए कि रिसेंटली नेशनल जुडिशल जो डाटा ग्रिड है कल ही जो जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो डाटा ग्रिड के बारे में भी बता सकते हो कि वो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में जो हमारा जुडिशल सेक्टर है उसके अंदर में लोगों को प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में जो डाटा है वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे ई गवर्नेंस को हैम्पर करती हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ई गवर्नेंस को जो लिटरेसी है, जो सिक्योरिटी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हैम्पर करती हैं, उनके पर्सपेक्टिव में आपको इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एससीओ के बारे में है कि प्रेजेंटली जो वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट है उसका एससीओ का फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट हो रहा है और हमको इंडिया का कैसे इसको मिटिगेट करना है। तो आप देखिए कि एससीओ की मीटिंग वर्चुअली रूप से इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया की लीडरशिप में। 2017 में इंडिया के द्वारा इस ग्रुप को ज्वाइन किया गया जिसको कि अलायंस ऑफ द ईस्ट के रूप से जानते हैं, अलायंस ऑफ द ईस्ट के रूप से। अब ये इंडिया के लिए आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे इंट्रोडक्शन के अंदर में, अब कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आप इसको फ्रेम कर सकते हो उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स एससीओ को आप फ्रेम कर सकते हो। सबसे पहले आप देखिए कि एससीओ के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये हमारा जो कनेक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव में एक इम्पोर्टेंट है एससीओ। कैसे कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, जो लुक नॉर्थ हमारी पॉलिसी है उसको ये अडॉप्ट करेगा, उसको एनहेंस करेगा सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के साथ में। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी प्रोवाइड करेगा एनर्जी के सेक्टर में आप देखिए कि एससीओ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 44% जो एनर्जी, जो नेचुरल गैस का जो रिसोर्सेज हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर हैं जो एससीओ के मेंबर हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, इंडिया की जो डिमांड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो हमारी जो डिमांड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की उसको भी ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जो डिमांड है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। फोर्थ हमारा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, रेट्स के थ्रू, रेट्स इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी एससीओ का। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो
कि दिस इज ऑल अबाउट द SCO और इंडिया यहाँ पे जो पोस्ट कोविड में जो एक ग्लोबल ऑर्डर बना है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको अचीव करना है आफ्टर द कोविड के समय में, तो उसको हेल्प करेगा SCO के द्वारा, इसमें जो मदद है वो की जाएगी। आप इसके अंदर डिफेंस सेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर जो रसिया का S-400 हमको डिलीवर होने वाला है, और रसिया एक इम्पोर्टेंट मेंबर है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन डायस्पोरा के रोल के बारे में बात किया गया है कि इंडियन डायस्पोरा का जो रोल है वो वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर में, जिसमें आप यूनाइटेड किंगडम देखिए, आप हमारा USA देखिए, इनके अंदर में बेसिकली इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पावर के ऊपर पहुंचे हैं। तो उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा, तो पॉलिटिकल बेनिफिट तो यही है कि हमारा जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन होंगे, हमारे जो डायस्पोरा के जो इश्यूज हैं उनको हम यहाँ पे रेज कर सकेंगे। अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर वो साइन हो, हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिलैक्सेशंस हैं वो इंडिया को अगर प्रोवाइड किए जा सके, तो इंडिया के द्वारा श्योर इस जो नया जो डायस्पोरा का नया हाइट्स के ऊपर पहुँचना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में वो बेनिफिट करेगा इंडिया को, और इंडिया का जो GDP डेवलपमेंट है या ट्रेड का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 250 मार्क्स के अंदर आपको लिखना है, और बेसिकली 15 मार्क्स के ये हैं, 250 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके पर्सपेक्टिव में पूछा है कि कैसे, ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, और ये इनॉर्मियस जो डायनासिज्म है उनको यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है उसको यहाँ पे इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में, जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके पर्सपेक्टिव में आप डिफाइन करोगे कि 21 कैसे अलग अलग डायमेंशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देखिए कि राइट टू लाइफ को वो प्रमोट करता है, राइट टू लाइफ को वो प्रमोट करता है, राइट टू इन्वायरमेंट को वो प्रमोट करता है, राइट टू इन्वायरमेंट को वो प्रमोट करता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन है, अलग अलग आप जो राइट्स हैं वो इसके अंदर बता सकते हो आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में कि कैसे वो हमारी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले जो 2018 के समय जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा आफ्टर द न्यूजीलैंड के अंदर जो वेंगई रिवर के ऊपर जजमेंट दिया गया था कि हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो पेड़ हैं, जो पत्ते हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको लिविंग डॉक्यूमेंट माना था। तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में भी वो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो हमारा ऑर्डर है राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है, जिसके अंदर आप खड़क सिंह केस है, मेनका गांधी जो केस है उस सभी को कोट कर सकते हो। और आप देखिए कि हमारा जो प्रेजेंट समय में जो डिमांड है राइट टू प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी को भी यहाँ पे जो KS पुट्टास्वामी केस के द्वारा इंश्योर किया गया है, जिससे कि हम जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसको अचीव कर सके थ्रू दिस आर्टिकल 21 के थ्रू में। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में जो केसेज हैं और जो प्रोविजंस हैं उसके पर्सपेक्टिव में आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जेंडर जस्टिस के बारे में है। तो जेंडर जस्टिस की जब भी बात आए तो आपको आर्टिकल 15 आपको पता होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सेप्शन के अंदर वुमेन एंड चिल्ड्रंस को रखा गया है। तो जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है या जो प्रोविजंस हैं वो आपको बताने हैं। आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव में है, जेंडर जस्टिस को वो भी इंश्योर करता है। आप यहाँ पे ट्रिपल तलाक केस है, इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को या केसेस को यहाँ पे कोट कर सकते हो कि कैसे जो जेंडर जस्टिस है उसको इंश्योर किया गया है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है उसको भी आप बता सकते हो कि जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट चले थे 2017-18 के समय में, कि जिसके थ्रू जो सबरीमाला का जो जजमेंट है वो दिया गया, तो उसके पर्सपेक्टिव में आप इसको बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो 356 है उसका जो कम यूज होने लगा है प्रेजेंट समय में, उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो 356 का जो कम यूज होने के रिगार्डिंग में, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको इरेज कर रहा हूँ। 356 का जो कम यूज होने के बिहाइंड के जो रीजन है, एक तो आप देखिए कि स्टेबल गवर्नमेंट का आना, स्टेबल गवर्नमेंट्स का आना कहाँ पे आना, स्टेट्स के अंदर में। इसके अलावा सेंटर के अंदर भी बेसिकली आप देखिए कि उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट्स है उनका फॉर्म होना स्टेट्स के अंदर में। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका इवोल्व होना, डेमोक्रेसी का इवोल्व होना,
और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पे अलग अलग तरीके के जो जजमेंट दिए गए, जिसके अंदर आप एस आर बोम्बई जो केस है, एस आर बोम्बई केस है, उसको कोट कर सकते हो। वहाँ पे जो जब भी 356 अगर वहाँ पे लगाया जाएगा तो 1 ईयर के अंदर इलेक्शंस का जो कंडक्ट कराने का जो रूल है, तो उन सभी के थ्रू यहाँ पे कंटिन्यूस इसका जो यूज जो आपको 70-80s के समय में देखने के लिए मिलता था, वो डिक्लाइन हुआ है आफ्टर द 90। 356 का यूज़ है वो काफ़ी कम किया जाता है किसी भी वहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन्स का, यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में। तो सबसे पहले आप देखिए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या होती हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। और सिविल सोसाइटी ग्रुप के द्वारा जो गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ के लोगों की आवाज़ को रेज करना इनका एक इम्पोर्टेंट काम है। समय समय पे वुमेन्स के एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में वुमेन्स का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको भी ये इंश्योर करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोट कर सकते हो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर 78 जो वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट होके आई हैं लास्ट इलेक्शन के अंदर में। इस तरीके के डाटाज के थ्रू इस क्वेश्चन को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 के बारे में है कि कैसे वो हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 क्या है, जीएसटी के बारे में है। और जीएसटी बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट्स कि वन नेशन वन टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करने के लिए इसको लाया गया था, जिससे कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसको यूनिफॉर्म किया जा सके। इनडायरेक्ट टैक्स को, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम करते हुए जीएसटी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 के थ्रू। अगर हम बात करें कि कैसे ये फेडरलिज्म को इंश्योर करता है, तो आपको यहाँ पे बताना है आर्टिकल 279 ए के थ्रू। आर्टिकल 279 जो बेसिकली जीएसटी काउंसिल को बताता है। स्टूडेंट, जीएसटी काउंसिल के बेसिकली चेयरमैन तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बट इसके अंदर जो वाइस चेयरमैन होंगे वो किसी ना किसी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इस जीएसटी काउंसिल के अंदर 1/3 जो पावर है वो सेंटर के पास है, और जो 2/3 जो पावर है वो स्टेट्स के पास में है। इसी जीएसटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजंस है वो 3/4 मेजोरिटी के थ्रू लिए जाएंगे, जिसके अंदर स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन है या जो वेटेज है वो आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो टैक्सेशन रिजाइम है जिसको सभी इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम किया गया है, जिसके थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मेक इन इंडिया, इन सभी के अंदर हेल्प करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का इम्प्रूव भी हुआ था रैंकिंग, बाद में उस जो रिपोर्ट है उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया। तो इन बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर अपना आंसर है वो बनाइए, आप फ्रेम कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में है। स्टैटिक का पार्ट है, आपको आना चाहिए बेसिकली इसके बारे में। और अभी रिसेंटली हमारी जो योजना मैगजीन है, हमारी जो योजना मैगजीन है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में ही थी। तो क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्यों ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इम्पोर्टेंट हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा कैसे यहाँ पे समय समय पे एग्जामिन किया जाता है, जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, और ये हेल्प करता है जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके इवोल्व के अंदर में। फाइनेंशियल सेक्टर की जो कमेटीज़ हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो वो आपको बेसिक पार्ट है वो आपको आना चाहिए उन इंस्टीट्यूशंस का, कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये तो 1921 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आई थी। जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर स्टैटिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और दोनों के साथ बैलेंस आपको बनाना है। बैलेंस बनाना आपका काम है, क्योंकि यू शुड फॉलो द मध्यम मार्ग, जो भगवान बुद्ध ने कहा था वही आपको बनाना है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे यहाँ पे क्या वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती हैं क्या। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, डू यू एग्री करते हो। अगर आपको यस है, यस के ऊपर पर्सपेक्टिव में आप एग्री करते हो, तो आप यहाँ पे बताओगे कि ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। और अगर आपका आंसर यहाँ पे नो है, तो नो के पर्सपेक्टिव में बताना।
बट इनिशियल फेज में आप वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर में बता सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो स्कीम्स है निकाली जाती हैं, जिसके थ्रू उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट में हेल्प मिले। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा को यूज़ किया जाता है समय समय पे। ऐसे जो सर्वे हैं जैसे फैमिली एंड जो हेल्थ का जो सर्वे है, इस तरीके के जो सर्वेज हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं जिससे कि प्रॉपर डाटा आए। और वेलफेयर स्कीम के अंदर में अलग अलग स्कीम आप बताना जिसमें मिडिल मैन को कम कर दिया गया, करप्शन यहाँ पे कम हुआ है, इनका एम्पावरमेंट के अंदर हेल्प मिली है, वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे किया गया, उज्ज्वला स्कीम उन्हीं के थ्रू में जो आवास का अलोकेशन है, किसान सम्मान निधि है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट से कैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और जो हमारा स्किल एजुकेशन है एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, उसके अंदर हमको फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू स्किल सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफी का डिविडेंट है उसको हमको यूज़ करना है। डेमोग्राफी की जो मीन एज है वो कम है, तो इंडिया इस डेमोग्राफिक डिविडेंट को यूज़ करते हुए एक सुपर पावर है उसके रूप में बन सकता है कि जो वर्किंग क्लास है उसके रूप में स्किल्ड फोर्स अगर आएगी तो उसके थ्रू यहाँ पे इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा। एजुकेशन उनको स्किल्ड इंडिया मिशन के थ्रू दी गई है, बेसिक जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके पर्सपेक्टिव में। और कैसे ये एम्प्लॉयमेंट को इंडिया के ही अंदर नहीं, बाहर जो हमारा डायस्पोरा जाता है काम करने के लिए, स्पेशल मिडिल ईस्ट का रीजन या दूसरे जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट को ये बूस्ट करेगा अगर स्किल इंडिया मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस पॉइंट्स के ऊपर में आपका आंसर है वो बनाना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नाटो के बारे में है, तो नाटो से रिलेटेड आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी एक यहाँ पे एक बेसिकली एक आर्टिकल था उसके अंदर मेंशन किया गया था कि उनके द्वारा बोला गया था कि हमारा जो काम है, इंडिया का जो काम है वो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में हमारा जो इंडो पैसिफिक के साथ में फ्री एंड फेयर जो बेसिकली ऑर्डर बेस, जो रूल बेस ऑर्डर बेस यहाँ पे जो हम ऑर्डर को डेवलप कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। नाटो एंड उसका जो एक्सपेंशन है या उसका जो रिलेशन स्ट्रेंथन होते हैं उसके साथ में नाटो या नाटो प्लस के अंदर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपका यहाँ पे बेसिकली डिसीजन लेना है कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपका ओपिनियन इसके पॉजिटिव पक्ष में है तो आप पॉजिटिव पक्ष के बारे में बात कीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि नाटो को यहाँ पे स्ट्रेंथन होने से इंडिया को क्या हेल्प मिलेगी, इंडिया का डिफेंस टाइज कैसे बूस्ट होंगे, क्या इंडिया को नाटो प्लस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स के रूप में आपको सपोर्ट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इंडियन ओशियन रीजन में जो इंडिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस है उसको भी अचीव करने के रिगार्डिंग में आप इसको उन पॉइंट्स पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा जो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करता है। तो इसकी दो इम्पोर्टेंट कमेटी हैं, एक कमेटी आपको यहाँ पे जो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव में भी आकर एक्सप्लेन कीजिए। आप यहाँ पे जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो है उसके पर्सपेक्टिव में भी आप बता दीजिए। यूएन क्लोज 1982 है जो कैसे यहाँ पे मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उन सभी पॉइंट्स के ऊपर में आप एक्सप्लेन कीजिए इस आंसर को कि सी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस कॉस्मोस का और इसको ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जैसे इन्वायरमेंट का जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर किया जाता है। और जो हमारे क्योंकि इन्वायरमेंट के सेफ्टी में आप देखिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग कन्वेंशंस लगाए गए हैं जिसके थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। यहाँ पे जो सी सेक्टर के अंदर भी जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट जीएस पेपर सेकंड। आप यहाँ पे क्या एनालाइज किया आप देखिए। एक तो स्टैटिक पार्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन देखिए कि 2002 के एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट में आया। ये हमारा ई गवर्नेंस का जो डेफिनेशन है। तो स्टैटिक पार्ट तो आपको बेसिकली जो इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उसके अंदर भी हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर में।
करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो एडिटोरियल्स हैं, जो अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एडिटोरियल्स में, उसके रिगार्डिंग भी आपको आपका आंसर आना चाहिए। और बाकी आपका राइटिंग प्रैक्टिस, आपका जिस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, जितनी डाइवर्स आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसके पर्सपेक्टिव में आप आंसर को यहाँ पे डिलीवर करोगे। आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे आप अपना जो हमारा एसडीजी गोल्स है उसके पर्सपेक्टिव में भी आप डिफाइन कीजिए कंक्लूजन के अंदर में, कि एसडीजी गोल के अंदर में जो लाइफ एट द सी को किस तरीके से बताया गया है उनको हमें अचीव करना है, उसके अंदर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमें हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएस पेपर सेकंड। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो पेपर्स हैं उनके बारे में भी एनालाइज करेंगे, और बाद में जब मेंस का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में सभी क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।